अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत में होंगे। आज हमारा जो एसी का और पर्सनल स्टेटमेंट का डेमो का क्लास है, सर तारिक ने आप सबको इन्फॉर्म कर दिया होगा मैसेज के ज़रिए। तो उसमें आज हम पर्सनल स्टेटमेंट और एसी पढ़ेंगे कि उसके बेसिक्स क्या होते हैं, और इस टॉपिक में हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। लेट में जो एसे आता है वो 15 मार्क्स का होता है, और जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो ओनली होती है 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स की पर्सनल स्टेटमेंट होती है और 15 मार्क्स का एसे होता है। जो आपकी ओवरऑल जो बन जाती हैं मार्क्स वो आपकी होती हैं 25 आउट ऑफ 100। तो ये आपका हो जाता है 25, मतलब आपका जो रिटन पोर्शन होता है मार्क्स 25 मार्क्स रिटन पोर्शन की होती है, और 75 आपकी होती हैं आपके MCQS पोर्शन की, जो डिफरेंट चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़ और ETC एट्सेट्रा। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा रिटन पोर्शन पर मेनली। तो आज हम सीखेंगे कि एसे क्या होता है। एसे का मतलब ये होता है कि इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग, एक्चुअली इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग that expresses an opinion, analysis and arguments on a specific topic। ये एक राइटिंग ही होती है, पीस ऑफ मतलब राइटिंग का एक पीस होता है। ये कुछ पेजेस पर मुश्तमिल होता है, जो क्या करता है, एक चीज़ किसी भी टॉपिक पर ओपिनियन देता है, मतलब आपका ओपिनियन उस चीज़ पर क्या है, एनालिसिस करता है, बड़े आर्ग्यूमेंट्स जो टॉपिक होते हैं उसको छोटे आर्ग्यूमेंट्स में एक्सप्लेन करता है और आर्ग्यूमेंट करता है। कि किसी भी टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट्स करके एग्जामिनर को जब राइटर लिखता है किसी भी टॉपिक पर, तो वो आर्ग्यूमेंट करता है कि ये टॉपिक फलां जो मैं बातें कह रहा हूँ वो ठीक हैं, वो राइट हैं। किस तरह राइट है, एग्जामिनर आपको किस तरह मानेगा कि जो बातें आप कह रहे हैं, जो चीज़ें आपने अपने ऐसे में की है वो किस तरह राइट है, और आपके आर्ग्यूमेंट्स, हाउ योर आर्ग्यूमेंट्स आर वैलिड। सो हाउ वी कैन एक्सेप्ट दैट योर आर्ग्यूमेंट्स आर वैलिड। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो किस तरह एग्जामिनर को आपको प्रूव करना है कि आई एम राइट, दैट माई ओपिनियंस आर राइट अबाउट दिस टॉपिक। एक्चुअली ऐसे के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं। तो मेन जो ऐसे के टाइप्स होते हैं एक आर्ग्यूमेंटिव ऐसे होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव, एनालिटिकल ऐसे होता है, और एक्सपोजिटरी और नैरेटिव। इनमें फ़र्क क्या होता है? इनमें जो सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है कि आपको जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है वो आपको एग्जामिनर को परस्यू करना है, परसुएड करना है, मतलब उसको राज़ी करना है। राज़ी आप किस तरह कर सकते हैं इस ऐसे में? इस तरह के अपने ऐसे में लिखकर आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि फ़लाँ टॉपिक में मैं ये सोचता हूँ और फ़लाँ टॉपिक में मैं ये सोचता हूँ। जो आपने टॉपिक दिया है उस पर जो मैंने लिखा है वो किस तरह राइट है और मेरे आर्ग्यूमेंट्स किस तरह वैलिड हैं, वो आप किसी भी रिपोर्ट्स या कोर्ट्स वगैरह के ज़रिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं कि यस माई आर्ग्यूमेंट्स आर हेयर एंड आई एम राइट। और एनालिटिकल ऐसे में जो होता है वो आप चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, जज करते हैं कि चीज़ें हाउ दीज टॉपिक्स वर्क्स इन एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारा जो डेमोक्रेसी का टॉपिक होता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे आते हैं, एग्जामिन द स्टेट ऑफ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की सूरत हाल, एग्जामिन द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जैसे आ गया कि डेमोक्रेसी की सूरत हाल पर हाल को जज कीजिए, एग्जामिन कीजिए पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के हालात को नज़रअंदाज करके। तो आप उस पर डिफरेंट चीज़ों को एग्जामिन करेंगे कि किस तरह डेमोक्रेसी का यहाँ मतलब
क्या सिस्टम चल रहा है, स्टेबल है कि नहीं। और बाद में जो आपका एसे आता है वो आता है एक्सपोजिटरी, जिसका मतलब है अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना, कि बहुत चीज़ टॉपिक डिफरेंट चीज़ों पर बनता है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह चीज़ों को, मतलब वो भी इस तरह ही सेम होता है कि आप जो बिग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको सिंपल करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आपका एसे होता है वो आजकल आर्ग्यूमेंटेटिव ही है। लोग ज़्यादातर जो एसेज होते हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव ही वे में लिखते हैं, और नैरेटिव तो ये एक आप स्टोरी बता सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली राइटर, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये मोस्टली फ़िक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, फिक्शनल राइटिंग के लिए, जिस तरह नावल लिखे जाते हैं। तो ये एक ट्रिकी राइटिंग होती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंटेटिव वे में ऐसे लिखते हैं, क्योंकि आप ऐसे कोई भी हो उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी ऐसे में। मतलब ये कि आपको कोई टॉपिक आए तो आप उसको किस तरह लिखने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देकर एग्जामिनर को उसके फ़ायदे और नुकसानात बता सकते हैं। फ़लाँ टॉपिक पे कोई भी आए टॉपिक, तो उसको आप किस तरह राज़ी कर सकते हैं कि दैट हाउ व्हाट आई एम थिंक इज़ राइट। आप एक्सप्लेन न कीजिए चीज़ों को, मतलब एग्जामाइन न कीजिए हालात को, ये वगैरह जो भी टॉपिक पर आए, तो आप उसको आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कीजिए अपने किसके ज़रिए, कोट्स, एग्जांपल्स, बाय कोटिंग एनी बुक, और उसकी लाइंस, उसको आप सपोर्ट करके इसे लिख सकते हैं। और ज़्यादातर लिखा भी इस तरह ही जाता है। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। और जो कहा जाता है कि हमारा ऐसे किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, तो हमारा ऐसे जो होगा वो इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन से बनता है। और इंट्रोडक्शन में जो आप चीज़ें पाएंगे वो क्या क्या होती हैं, वो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हुक होता है, बाद में हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हमारी होती है थीसिस स्टेटमेंट। ये तीनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एसे राइटिंग, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। और जो बाद में होगा हमारा, वो होगा हमारे बॉडी पैराग्राफ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्क करेंगे किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, शुरुआती सेंटेंस जो हम लिखते हैं। बाद में उस अपने जो आर्ग्यूमेंट्स आप देते हैं फ़लाँ टॉपिक पे, अब जो सोचते हैं उसको बाद में एविडेंस यूज़ किए जाते हैं। एविडेंस किस तरह कि अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आप एग्जांपल उठा सकते हैं कि फ़लाँ रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ही चीज़ें होती हैं। स्टैटिस्टिक्स किसी भी आप एकेडमी वगैरह या गूगल पर सर्च करके किसी भी चीज़ों का परसेंटेज, स्टैटिस्टिक्स जो शुमार होते हैं, ईयरली पब्लिश होते हैं, वो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए दे सकते हैं। और बाद में कोट, किसी भी राइटर या बुक को आप कोट भी कर सकते हैं अपनी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए कि येस आई एम राइट, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में। बाद में जो होता है कंक्लूजन, जो लास्ट हमारा होता है, उसमें आपको समराइज मेन पॉइंट्स, दूसरी कोई भी न्यू चीज़ उसमें यूज़ नहीं करनी होती, जो आप ऐसे में लिख के आए हैं बॉडी पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन और बॉडी में, उन मेन ही पॉइंट्स जो आप लिख के आए हैं कि ये चीज़ें फलां टॉपिक के बारे में इस तरह होती है, और उसको न्यू वर्ड्स में, अपने ही वर्ड्स में जो पहले लिख के आए हैं उसी सेम वर्ड्स में नहीं, न्यू वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। इस थीसिस स्टेटमेंट, जो आप ये थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, उसको दोबारा न्यू वर्ड्स में लिखेंगे। और कॉल टू एन एक्शन, जो फाइनल आपके वर्ड्स होते हैं, तो जो ये इस तरह ही, मतलब कोई भी चीज़ हो उसके नुकसानात होते हैं, तो कॉल टू एन एक्शन मतलब इस तरह ही ये चलता रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो आप उस पर भी कह सकते हैं, या अपनी मतलब राय दे सकते हैं, या एक वेकअप कॉल दे सकते हैं कि इन चीज़ों पर अमल किया जाए तो कोई भी चीज़ बेहतर हो सकती है। जैसे कि सोशल मीडिया के असरात होते हैं, तो हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का हम पर असर हो रहा है फ़लाँ चीज़ पर, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर, प्राइवेसी इश्यूज़ पर। और लास्ट में जो हम कहेंगे, समराइज़ करेंगे मेन पॉइंट्स को, बाद में थीसिस स्टेटमेंट
में जो थीसिस स्टेटमेंट, दोबारा न्यू वर्ड्स में थीसिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में जो फाइनल थॉट देंगे कि सोशल मीडिया तो हमको अफेक्ट कर रहा है, पर हमें किस तरह कर रहा है वो आप उस तरह बताएंगे कि हमने थीसिस स्टेटमेंट में जो बताया है। और लास्ट में आप कहेंगे कि तो सोशल मीडिया के एक डेंजरस असरात हम पर पड़ रहे हैं और इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि एक्शन लिया जाए और फ्यूचर जनरेशन को इनके नुकसान से बचाया जा सके। तो बाद में जो हम एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में जो टिप्स होती हैं वो ये हैं कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के एसेस चेक किए हैं, उसमें क्लियर लैंग्वेज नहीं होती। तो क्लियर लैंग्वेज का जो यूज़ वो नहीं करते, तो इस तरह क्या हो जाता है, राइटिंग समझ नहीं आती। एक तो आप लोगों को पहले अपनी लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए, इतनी कि ज़्यादातर आप लिखना शुरू बेहतरीन लिखना शुरू कर दें, क्योंकि ये राइटिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस ओनली। तो एक ही दिन में यहाँ एक हफ्ते में ये डेवलप नहीं होती, क्योंकि ये एक राइटिंग लेंथी प्रोसेस है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्रामर की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रामर की नहीं होती। हर एक नहीं, लेकिन कुछ को नहीं होती, क्योंकि वो सिंगुलर और जो प्लूरल वर्ब होते हैं, नाउन होते हैं, उनका ख्याल भी नहीं कर सकते, और शायद ही कि वो इग्नोर कर देते हैं, पता भी हो। लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो वर्ब सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब प्लूरल का यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज़ कर देते हैं, और डू नॉट यूज़ सिंपल सेंटेंसेस। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हैं, एक लाइन का सेंटेंस यूज़ करते हैं किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। ये आप ना कीजिएगा। और यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स की एक लिस्ट होगी, मैंने अपने पेड ग्रुप में शेयर कर दी थी, और ये आपको गूगल पर भी मिलेगी। ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं किसके लिए, स्मूथ फ्लो के लिए। आप बार बार सेम सेंटेंसेस वगैरह शुरू करते हैं, तो ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं वो आप यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर इरिटेट नहीं होगा। सेम चीज़ों से यूज़ आप सेंटेंस जब फुल स्टॉप लगाते हैं सेंटेंस पर, तो बाद में जो न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता कि बस शुरू से ही आप न्यू सेंटेंस करें विदाउट यूजिंग एनी अदर वर्ड। आप नाउन से करें या प्रोनाउन से करें, तो आप जो सेंटेंस जिस तरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ट्रांजिशन वर्ड्स होती हैं, जिस तरह हाउएवर, नेवरदलेस, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। हाउएवर, नेवरदलेस होता है, ऑन दी अदर हैंड जो होता है, मोर ओवर हम यूज़ करते हैं, एडिशनली हम यूज़ करते हैं। इस तरह की इसकी लिस्ट है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, और ये आप इस तरह नहीं यूज़ कर सकते जिस तरह बार बार ये यूज़ नहीं किए जाते, और इसका भी आप ख्याल रखेंगे। और लास्ट में जो मेरा ओपिनियन होगा पर्सनल स्टेटमेंट पर, तो आजकल जो पर्सनल स्टेटमेंट लेट में आ रही है वो पहले की तरह नहीं आती। पहले पूछा जाता था कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ लॉयर, आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं, तो ये से होता था, और सिंपल टॉपिक होते थे, आपकी लाइफ में के बारे में पूछा जाता था। इस तरह वे वेरी सिंपल टॉपिक अडॉप्ट किए जाते थे। जो आजकल पर्सनल स्टेटमेंट आ रही है ना, वो पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। पहले तो वो आपका ओपिनियन लेना चाहते हैं, मैं उसको कंसिडर ऐसे करूँगा कि ये ऐसे ही होगा, लेट में आपको तो ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल टॉपिक ही ऐसे आ रहे हैं ना। ये पहले भी पूछा जाता था, ऐसे का टॉपिक देते थे, बाद में पूछ लेते थे कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ लॉयर, ज़िंदगी का गोल, डिसीजन वगैरह ये पूछ लेते थे। अब ये जो है ना, ये भी पर्सनल स्टेटमेंट में इस तरह टॉपिक आ रहे हैं कि ये भी ऐसे में ही पहले आ चुके हैं। तो इसका ख्याल किस तरह करेंगे कि ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ़ और ऐसे में फ़र्क क्या रह जाता है कि ये जो है आपकी लाइफ पर अब टॉपिक नहीं आएंगे। उसका फ़र्क ये रह जाता है कि पर्सनल स्टेटमेंट में आपका अपना ओपिनियन होगा, योर ओपिनियन, और उसमें आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स और कोर्स वगैरह उसमें ना यूज़ करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये एग्जामिनर सिर्फ़ और सिर्फ HEC आपका
आर्ग्यूमेंट्स पर वर्ड्स पूछना चाहता है कि आप फलां टॉपिक पर किस तरह सोचते हैं। पहले तो आप ऐसे में जो यूज़ करके आए हैं चीज़ें, तो वो आपने एग्जाम्पल्स कोट्स वगैरह के ज़रिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट किया था, क्योंकि वो आपके भी नहीं थे। अब ये पर्सनल स्टेटमेंट पर हाउ टू मेक पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो वो अपना ही एग्जांपल देंगे। और जिस तरह मैंने नैरेटिव ऐसे था ना, पर्सनल स्टेटमेंट भी अब इस तरह ही आती है कि नैरेटिव ही ऐसे है, अपनी स्टोरी मतलब बता सकते हैं, तो वो भी इस तरह ही होता है, स्टोरी की तरह होता है। तो आजकल जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आ रहे हैं पर्सनल स्टेटमेंट में, वो ऐसे की तरह आ रहे हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट भी इस तरह ही लिखा जाता है, तो उसमें भी अब डिफरेंस नहीं रहा जैसे पहले हम लिखते थे। लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट ज़्यादातर कोशिश करें कि कोट्स वगैरह या एग्जांपल्स वगैरह ना यूज़ करें तो अच्छा होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जो तवक्को करता है वो आपके अपने ही वर्ड्स की करता है। और मैं लास्ट में आप सबको कहना चाहूँगा कि ऐसे आप कहाँ भी पढ़ें, किसी भी सर के पास पढ़ें, किसी भी एकेडमी में पढ़ें, उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि ये से राइटिंग का प्रोसेस ही होता है। ये आपको अब लेट के ऐसे में नहीं काम आएगा। जब आप लेट पास करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वहाँ पर आपके पेपर होंगे, तो वहाँ पर आपको राइटिंग नहीं आएगी। क्योंकि ये भी तो राइटिंग ही है ना, तो नहीं आएगी, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि काश हम पढ़ लेते, ऐसे भी कुछ राइटिंग पे फोकस कर लेते तो मार्क्स आपकी अच्छी आ जाती। क्योंकि आपको लॉ की डिग्री निकालनी है, क्योंकि ये 5 इयर्स की डिग्री होती है और ये बैचलर्स की 4 इयर्स की डिग्री से भी ज़्यादा होती है ना, 1 ईयर। उसके साथ साथ प्रैक्टिस वगैरह भी चाहिए होती है। उस तरह चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो अपने साथ लॉयल रहें, अपने साथ झूठ ना बोलें अपने आप से कि मैं ये काम कर रहा हूँ। चीज़ों प्रोक्रास्टिनेट जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि कल करूँगा, ये कल कभी आएगा भी नहीं। यूनिवर्सिटी में जाके देख लूँगा कि क्या होगा, देख आप लेंगे, लेकिन मसला ये होगा आपकी मार्क्स जो आएंगी आपके पेपर्स में, तो वो आपके लिए मसला करेंगे आपके फ्यूचर के लिए। तो मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो अल्लाह हाफिज़, कीप मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।